नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग तृष्णा निदान ये पढ़ेंगे, नया अध्याय। क्योंकि ना हम लोगों ने अभी तक छर्दी कंप्लीट किया, तो छर्दी के बाद ही तृष्णा क्यों बोला है? क्योंकि जब उल्टी हो जाती है तो बॉडी को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, बॉडी पानी निकल जाता है, जलीय तत्व निकलने की वजह से बहुत ज्यादा प्यास लगती है, इसीलिए छर्दी के बाद हम तृष्णा निदान बताया है। एक एक श्लोक हम लोग देखेंगे और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला श्लोक में ऐसा बताया कि भय श्रमाभ्याम बल संशयाद्वा ह्यूर्ध्वं चित्तम पित्त वर्धनैश्च पित्तम सवातम कुपितम नराणाम तालु प्रपन्नम जनयेत पिपासाम स्रोतस्वपान वाहिषु दुष्टितेषु स्रोतश्चित्र संभवति है जंतोः। इतना बढ़िया बताया है कि भय से, श्रम से, मतलब बहुत ज्यादा डर के वजह से बहुत इंसान को बहुत ज्यादा प्यास लगती है। उसी तरह से श्रम से, बहुत ज्यादा मेहनत करने की वजह से प्यास लगती है, और थकावट की वजह से। फिर बल संशयाद्वा, बल के क्षय से वायु का प्रकोप हो जाता है। श्रम से भी बहुत ज्यादा वायु का प्रकोप हो जाता है, भय से भी वायु का प्रकोप हो जाता है। और उसके वजह से उसके साथ में ही ऊर्ध्वम पित्तम चित्तम पित्त विवर्धनैश्च, पित्तवर्धक तीक्ष्णोष्ण पदार्थ के अति सेवन से ऊर्ध्वम पित्ताशय व पक्वाशय से ऊपर आमाशय में संचय हो जाता है। किसका संचय होता है? तो पित्तम सवातम कुपितम नारायणम, पित्त भी प्रकुपित होता है और कुपित वायु भी होता है। पित्तम सवातम कुपितम नारायणम तालु प्रपन्नम जनेत पिपासाम। इसका मतलब यह है कि ये जो पित्त और वायु दोनों कुपित हो जाते हैं, तो इसके वजह से दोनों साथ में जाकर रसवाहिनी धमनियां, उसी तरह से जिह्वामूल, गल तालु, क्लोम में विकृति उत्पन्न करके तृष्णा को उत्पन्न कर देते हैं। तालु प्रपन्नम जनयत पिपासम स्त्रोतन स्वपावाहिषु दूषितेषु दोषे तृण संभवते है जंत हो। तो ये सारे स्त्रोत अवरुद्ध ये हो जाते हैं, वायु का प्रकोप हो जाता है, पित्त का प्रकोप होता है। रस वाहिनी धमनी, जिह्वामूल, गल तालु, क्लोम, सारा उदक व स्त्रोत का ही सब जगह ये हो जाता है, मतलब यहाँ पे वायु का प्रकोप हो जाता है। और दूसरा ये बता रहे हैं कि तृष्णा की मतलब तृष्णा रोग हो जाता है ना, तो वमन द्वारा जब शरीर का अधिकांश जलीय तत्व निकल जाता है, तब स्वभावतः उसकी क्षतिपूर्ति के लिए शरीर में उतने जलीय तत्व की आवश्यकता होती है। इसी क्षतिपूर्ति के लिए प्रकृति जल की इच्छा उत्पन्न करती है, जैसे कि तृष्णा, तृषा, पिपासा, प्यास आदि नामों से पुकारा जाता है। तृष्णा रोग यह आवश्यक नहीं कि छर्दी के पश्चात हो, बिना छर्दी के हो, लेकिन छर्दी के पश्चात तृष्णा का क्रम योग ठीक लगता है, वास्तविक प्रतीत होता है। अतः छर्दी के पश्चात तृष्णा रोग का संप्राप्ति पूर्वक निदान लिखते हैं। अब टीकाकार ऐसा बताते हैं कि
छर्दे तृष्णोपद्रवात् छर्दनन्तरं तृष्णा निदानं तस्य संप्राप्तिमा भवेत्यादि पित्त विवर्धनैरिति कट्वं लोचनादिभिः क्रोधोपवासादिभिश्च स्वस्थानवे संचितं कुपितं च पित्तं वातस्य भय श्रम भय बलशय कुपितं कुपितः ऊर्ध्वं प्रसरत पिपासां जनयति ताल्वेत्युपलक्षणं तेन क्लोमाद्यापि बोध्यम तस्य पिपासा स्थाने न तत्वात्। इसका मतलब यह है कि तृष्णा पूर्वक तो छर्दी रोग की उपद्रव स्वरूप होती है। छर्दी का उपद्रव एक तृष्णा भी पता है। छर्दी से शरीर का जलांश अधिक मात्रा में निकल जाता है। अतः आप छर्दी के पश्चात तृष्णा रोग का निदान लिखते हुए उसकी संप्राप्ति लिखते हैं भय इत्यादि पित्त विवर्धनेश्च। ये जो दो शब्द है इसका बहुत ज्यादा महत्व है कि कटु अम्ल और उष्ण पदार्थों के खाने से एवं क्रोध उपवास आदि पित्त कारक आहार विहार का सेवन करने से अपने स्थानों में संचित एवं कुपित हुआ पित्त, पित्त का स्थान आमाशय है, अधो आमाशय, वहां पे स्थान वहां पे संचित हो जाता है, प्रकोपित हो जाता है पित्त, एवं भय से, श्रम से, बलनाश से, शोकादिकों से कुपित हुआ वायु जो है, इस प्रकार प्रकुपित वायु से मिला हुआ पित्त दोष ऊपर की ओर प्रसार करता हुआ पिपासा मतलब प्यास और तृष्णा रोग को उत्पन्न कर देता है। यहाँ पर तालु तो उपलक्षण मात्र है, परंतु इसमें क्लोमादिकों का ग्रहण हो जाता है। क्लोम स्वयं ही पिपासा का स्थान होता है, जैसा कि चरक में कहा है कि रसवाहिनीश्च धमनी इत्यादि, अर्थात प्रकुपित हुए वात और रसवाहिनी धमनियों जिह्वा मूल, गल और तालु क्लोम को सुखाकर तृष्णा रोग को उत्पन्न कर देते हैं। फिर बोल रहे हैं कि चर्क्योपयुक्तम रसवाहिनीश्च धमनी जीवामूलगल तालु क्लोमनः संशोष्य निर्णय देहे कृष्ण तृष्णामति बलव तु इति। फिर आगे जो है वह हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पहले इतना तो कर लेते हैं, फिर सब टाइप्स भी बताए हैं। तो आप लोग के पास ऐसे पेशेंट आते हैं क्या कि उनको कितना भी पानी दो, इनको प्यास बहुत ज्यादा लगती है, बार बार प्यास लगती है, उनको प्यास बुझता ही नहीं, पूरा ऐसे ड्राइनेस आ जाती है। डॉक्टर कंचन मैम आप बताएंगी, आपके पास ऐसे तृष्णा रोग के पेशेंट आते हैं? जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। हाँ सर, आते हैं। मतलब आपने जो श्रम की वजह से और भय की वजह से बोला है ना, तो उसमें श्रम की वजह से जैसे मेरे पास कालपा देवी रोड पे पूरा मार्केट एरिया है ना सर, तो वहाँ पे वो लोड गाड़ी लौटने वाले लोग रहते हैं। तो वो जब आते हैं ना, तो ये इनमें ये बोलते हैं कि मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा काम होता है, गाड़ी इधर से उधर लेके जाना है, बहुत बोझा होता है उस पे। और कैसे ना पूरा धूप में भी घूमते हैं। अभी इन दिनों में जैसे बहुत ज्यादा धूप है, बारिश है, कोई भी सीजन है, उनको वही काम करना है, तो उनमें ये दिखता है सर। और वो बोलते हैं कि अगर मैं पानी पीने जाऊँ तो 2 बॉटल जब तक पीता नहीं हूँ तब तक मेरा प्यास बुझता ही नहीं है। ये दिखा है मैंने सर। और बहुत बार वो गांव साइड में रिक्शा चलाने वाले लोग भी रहते हैं ना, तो वो भी मैंने देखे हुए हैं। मतलब ऐसे एज अ पेशेंट नहीं है, पर वो जैसे हम रिक्शा चलाते हैं, बहुत खींच के लेके जाते हैं, तो वो पानी बहुत पीते हैं सर। और ये भय की वजह से तो दिखता ही है कि बहुत डरा हुआ आदमी है, या कोई बुरा डरावना सपना भी देख लिया उसने, या कोई चीज ऐसे देख ली। मतलब बच्चे खेल रहे हैं, कुत्ता पीछे लग गया, ऐसे कोई भी समझो उसको, उसके पीछे भय है अगर है, तो आके तुरंत से घबराया हुआ बैठेगा। तो हम उसको पूछते भी है कि पानी दूं क्या आपको पहले, तो वो भी एक होता है, और वो खुद भी पानी मांगने की कोशिश करता है कि नहीं मुझे चाहिए पानी करके। तो सर ऐसे बहुत मतलब इजीली दिख जाता है ये पेशेंट। हमको हिस्ट्री लेने में भी बहुत बार कोई व्याधि के लक्षण के हिसाब से भी, जैसे हम पूछते हैं ना कि आपको भूख प्यास कैसे लगती है, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों में तृष्णा ये लक्षण दिखता है। कोई कोई लोग तो बिना प्यास के भी पानी पीते हैं सर, यहाँ पे बहुत ज्यादा 6-6 7-7 लीटर ऐसे भी दिखता है सर। जी सर। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर कमल जी आप कुछ बताएंगी? वैद्य कमल शेलके जी कुछ बताना चाहती हैं आप? नहीं सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अभी किसी को? कुछ पेशेंट भी नहीं। ठीक है। किडनी फेलियर के भी पेशेंट जो रहते हैं ना, उनको तृष्णा बहुत रहता है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है। कुछ लोग ना किडनी फेलियर के पेशेंट को तृष्णा रोग के ही अंडर कंसिडर करके फिर चिकित्सा करते हैं।
ठीक है, अभी हम तृष्णा के भेद पढ़ते हैं। तिस्र स्मृतास्ताः शतजा चतुर्थी क्षया तथा ह्यामाद समुद्भवा च भक्तोद्भवा सप्तमी केति तासाम निबोध निर्गण्यान पूर्वशस्तु। इसका मतलब यह है कि तृष्णा 7 प्रकार का है। त्रिस्त्रह मतलब पृथक पृथक वात पित्त कफ, ये 3 दोषों से हो गया। क्षतजा चतुर्थी, शत से या चोट लग जाने से भी प्यास लगती है बहुत ज्यादा। किसी को घाव लग गया, चोट लग गया, इंजरी हो गया तो प्यास बहुत लगती है। फिर बोल रहे हैं क्षया तथा रस आदि धातुओं के क्षीण होने से। फिर बोल रहे हैं ह्याम समुद्भवाचा, आम दोष अगर बहुत ज्यादा है, अजीर्ण हो गया है, रात का खाया पिया पचा नहीं है, खट्टा ढकार आ रहा है, कच्चा कच्चा ढकार है, तो उसके वजह से भी प्यास लगती है बहुत ज्यादा। फिर बोल रहे हैं भक्तोद्भवा सप्तमी के थी, मतलब अहित भोजन करने से भी, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन किया, अहितकारी जो है, जो खाना खाने के वजह से होता है, ये तृष्णा के 7 भेद हैं, इनके क्रम से इनके लक्षण लिखे हैं। जी, किसी को कुछ बताना है तो बताइए। प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, बताइए। हाँ सर प्रणाम। सर जैसे ही हमारे, तो मैंने तो पहले इसको कभी स्वतंत्र व्याधि के रूप में देखा ही नहीं था, पर अब जैसे पढ़ने में, जैसे इतिहासकारों ने बताया है, भय से, शोक से, ये वात जो प्रकोपित होता है, और जो विदाही ज्यादा तीक्ष्ण पदार्थ खाते हैं वो पित्त जो प्रकोपित होता है। ऐसा सर बहुत सारे केसेज में देखने को मिलता है। जैसे बहुत सारे लोग स्पाइसी खाते हैं, वहाँ पित्त का प्रकोपित हुआ, तो स्पाइसी वाले को ना कुछ भी तीखा खाए सर, वहाँ पे पेशेंट को पूछते हैं ना, कई बार कहते हैं मुंह सूखता है, ये होता है, तो वो लोग भी ऐसे खाते हैं। जो एक्सरसाइज का मैम ने जैसे बताया, बहुत ज्यादा आतप सेवन होता है सर उनका, और वो वहां से भी पित्त, क्योंकि पित्त बढ़ता है जो लोग धूप में काम करते हैं, और जिनको सर एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाता है, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है, ऐसे लोग तो सर वहाँ पे पित्त का और वात का प्रकोपित तो होता ही है, और दोनों ही दोष मिलके ये तृष्णा उत्पन्न करते हैं। और सर आपने कभी देखा, जैसे कोई एकदम सडन बर्न इंजरी हो जाती है, बर्न वाला बहुत ज्यादा पानी मांगता है, वो और कुछ नहीं मांगता, सिर्फ पानी ही पानी ज्यादा मांगता है। और जैसे सर ब्लड लॉस हो जाए एकदम सडन से, कहीं पे बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए, उसका देखेंगे ना फेस और आईज, श्रंकन आईज वगैरह, डिहाइड्रेशन के पूरे फीचर लगेंगे, तो ऐसे लोग भी सर मांगते हैं। और सर जैसे एक्सेसिव यूज ऑफ डायरेटिक्स, बहुत जो जैसे CHF के पेशेंट है, हार्ट फेलियर पेशेंट है, जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ज्यादा कम हो गया और मजबूरी होती है हमें उनका पानी बाहर निकालने के लिए, तो वहाँ डायरेटिक्स का ओवर यूज भी होता है सर कई बार। तो वहाँ पे भी सर कितना सारा वो पेशेंट ना पानी ही मांगता रहता है, और हम कहते हैं भाई आपको इतना ज्यादा पानी नहीं लेना, इतना ज्यादा पानी नहीं लेना। और डायबिटीज तो सर इसका है ही है, डायबिटीज तो हम देखो तीनों दोषों में भी आता है वो। डायबिटीज है, डिहाइड्रेशन, इसका बेसिक काज देखने को मिलता है जो हमारे ओपीडी में पेशेंट आते हैं सर। और लीवर वाले जितने भी पेशेंट आते हैं, जहाँ पे वहाँ पे भी सर पित्त का ज्यादा प्रकोपित होता है। लीवर वाले जिनको फैटी लीवर होता है, ओबिसिटी वाला पेशेंट कितना पानी पीता है, बार बार पानी पीता रहता है, बार बार पानी पीता रहता है। किडनी वाला पेशेंट रहता है सर, जो सीवियर सेप्सिस के, मान लो हाई ग्रेड फीवर हो गया और उस पेशेंट का हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो उसका इतना सारा हाई TLC या इन्फेक्शन वगैरह ज्यादा मिलता है। तेज बुखार वाला पेशेंट भी कितना अंदर, वहां पे भी सर पित्त ही ज्यादा प्रकोपित होता है, तो वहां पे भी कितने सारे लोग मतलब वो पानी की ही डिमांड करता रहता है, पानी ही मांगता रहता है। और बहुत सारे मैं तो इसको दूसरी परतंत्र व्याधि के रूप में देखता था, पर यहाँ पे तो बड़ा क्लियर कट है सर, पित्त और वात का। जैसे अक्षयजनक संप्राप्ति होती है सर, सडन धातु लॉस हुआ, वहाँ पे भी सर ऐसा देखने को बहुत सारे पेशेंट हमारी ओपीडी के अंदर आते हैं। और सर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, जिनका मान लो सोडियम कम हो गया किसी पेशेंट का, तो वो भी ऐसे ही उसका भी ऐसे ही लगता है सर, उसका जीभ निकाल के देखो और वो पूरा गला तालू सारा सूखा सूखा हुआ रहता है। वहाँ पे भी पेशेंट कितना प्यास 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 ऐसी बोलता रहता है। और सर जैसे दुख वाला तो है ही है सर, जैसे एकदम, और ऐसे काफी सारे पेशेंट है सर, वो मीटिंग का जो हमारे डेली ओपीडी बेसिस की सर मैं बात कर रहा हूँ, और ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं। पर कभी आज तक मैंने सोचा नहीं था ये उसका दोष क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों ऐसा, कौन सा दोष प्रकोपित हुआ है। पर सर अब जाके देखा ये पित्त और वात और वहाँ
उसमें ज्यादा प्रकोपित होने के बाद ज्यादा ऊपर की तरफ जो उद्रवगमन हो गए तालू में पहुंच के पूरा तालू सूखा सूखा रहता है। और मूड चेंज भी सर होता है ना, कई बार डिप्रेशन वाला पेशेंट होता है वो भी बार बार मांगता है पानी। दो किसी को डरा दिया या डर में भी पानी सर बार बार मांगता है। वो यही है, डर में भी वायु का ज्यादा प्रकोपित होता है। और ऐसे बहुत सारे सर लोग जो डेली मतलब डिप्रेशन के मरीज हो गए, और एक्सेसिव मेडिसिन वाले भी सर, ओवर यूज ऑफ मेडिसिन एंटीबायोटिक वगैरह, वहां भी कहीं ना कहीं सर वायु की रुक्षता होती है और पित्त का प्रकोप, वायु का वो होता है और पित्त का प्रकोपन होता है। वहां पे भी बहुत सारे पेशेंट हम देखने को मिलते हैं, ज्यादा उनको प्यास लगती है। और ज्यादा मीठा खाने से भी सर लगती है। कई बार बहुत ज्यादा मीठा खा लिया या पूरी वगैरह खा लिया या पराठे वगैरह सारा खा लिया, वहां पे भी ज्यादा प्यास ज्यादा फील करता है। और सर यूटीआई वाले भी मरीज में भी देखा है, क्योंकि यूटीआई में भी पित्त का भी ज्यादा इन्वॉल्व, बर्निंग सेंसेशन वगैरह रहता है, वो लोग फ्रीक्वेंट यूरिन जाते हैं। और ये सर जो लोग रात को उठते हैं ना, जिनको ये रहता है प्रोस्टेट वगैरह, उनको भी बार बार यूरिन आता है। फिर वो वहां पे भी वात भी होता है सर, पित्त भी होता है और कफ भी होता है उसमें भी। और वहां पे भी बार बार लोग पानी पीते हैं जाते रहते हैं, पानी पीते जाते रहते हैं। एंजाइटी का मैंने बता दिया। किडनी फेलियर में भी सर बहुत सारा पेशेंट, और कहीं सर ना ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है ना, कई लोगों को रात को नींद नहीं आती, एकदम ऐसे होता है ना, जैसे मोटे लोगों को ही होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। वो क्या करते हैं, एकदम उनकी आंख खुली और तुरंत पानी पिया, फिर सो गए, फिर पानी पिया, फिर सो गए, और उनका सारा सर ड्राई ही रहता है। ये ऐसे केस में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, एनालाइज करते हैं, बोलते भी है सर। और सर ड्रग्स होते हैं ना, जो एंटी डिप्रेसेंट जितनी ड्रग होती है, जैसे एट्रोपिन टाइप का कुछ ड्रग होता है, वो कई बार हमने सर पेशेंट आता है आईसीयू में और पॉइजन का पेशेंट आ गया और उसका सारा कुछ वो हो गया सर, हमने एट्रोपिन वगैरह लगा दिया, उसका पूरा ड्राई हो जाता है, सारा कुछ मुंह जीभ सब सूख जाता है सर उसका। वहां पे भी पेशेंट बड़ा डिमांड करता है, मुझे पानी दो पानी दो पानी दो। ऐसे बहुत सारे केस डेली रूटीन की प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। पर जो आज मैंने पढ़ा इसको 200 के अनुसार, मैंने कभी आज तक इतना पढ़ा ही नहीं सर, पहली बार ही आज मतलब ये अध्याय में 200 का वो करके, अब आगे मैं पूरा इसको ध्यान से देखूंगा तो अपनी प्रैक्टिस में ये कौन से टाइप का तृष्णा है, क्यों हुआ, यहाँ पे कौन सा दोष ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जी सर। थैंक यू सर। डॉक्टर वीरेंद्र मोहन महाजन सर, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। मैंने ये अनुभव किया है, जिस दिन हम लोग तला वाला ज्यादा फ्राइड खा लेते हैं उस दिन प्यास ज्यादा लगती है, पर यूरिन आउटपुट कम रहता है जी रूटीन में, ऐसा मेरा अनुभव जी। इन्होंने बोला ये आम दोष से या अहित भोजन करने से। हाँ, पर यूरिन आउटपुट जितना पानी पीते हैं पर यूरिन आउटपुट उसके हिसाब से कम रहता है रूटीन में। यही बताना था, पवन जी ने तो सब कुछ बता ही दिया जी। थैंक यू। अनुरिता मैम, आप कुछ बताएंगी, आपका कुछ अनुभव तृष्णा रोग का, स्वतंत्र व्याधि के रूप में या परतंत्र व्याधि के रूप में? सर ये दोनों भी इसमें मिलता है, लेकिन ये जो 7 प्रकार बताए मैं उसमें से वही सोच रही थी कि जो जैसे हाइपोथायरॉइडिज्म में जो तृष्णा रहती है वो कौन सी होगी, या फिर जो अभी इन्होंने धातुओं का क्षय होता है। हाँ वही मैं सोच रही थी सर, क्योंकि ये पहली बार ऐसे पढ़ रहे, नहीं तो तृष्णा है, उसको व्याधि करके कभी नहीं दिया है, बस लक्षण करके लिया है। लेकिन ऐसे देखा है सर, जैसे पवन जी ने तो सभी बता दिया, लेकिन प्री ऑफ पोस्ट ऑप में जो तृष्णा रहती है वो तो उनका जो सेंटर है वो सप्रेस करने से होता है, क्योंकि जनरल एनेस्थेसिया दिया होता है। लेकिन व्याधि में भी ऐसे कंडीशंस दिखते हैं सर कि जो वहां पे पेशेंट बार बार पानी मांगता है, उसका वो नहीं। खास करके डायबिटीज जब मूत्र प्रवृत्ति रहती है तो बहुत हाई ग्रेड डायबिटीज जो बढ़ता है, तो शायद वो आप कौन सा में बताते हैं, मधुमेह में ही है या ये कि वो बार बार पानी मांगता है और उसका लेवल भी 400-500 शुगर रहता है और उसको मीठा खाने की भी इच्छा होती है। ऐसे विचित्र सिम्टम्स, मैं वो सोच रही थी सर।
गलत आलू शोष बताया है डायबिटीज में? हाँ हाँ, नहीं सर, आप जो ये सिखा रहे हो उस तरीके से हमने डायग्नोसिस नहीं किया, बस ये सीखना आ जाए ताकि कोई बात उसके नहीं, हिसाब से। अभी तो आप लोग पेशेंट में देखेंगे तो आपको और एनालिसिस करना है कि धातुओं का क्षय होने से भी हो रहा है, चोट लगने से भी हो रहा है, अहित हाँ बल- सर, जब डर जाते हैं इंसान और जब पसीना वगैरह आता है या ऑटोमेटिकली, तो उस वक्त में सर वो वाताजी चोट लगने से या फिर जी, जिसे भैया बोलते हैं वो भी तो तृष्णा वैसी होगी ना, वाताजी होगी, जी, तुरंत पानी मांगता है इंसान। जी, ठीक है। ये एक टिप्पणी लिखा हुआ है किताब में कि आचार्य दृढ़बल ने इन्होंने चोट लगने से सर ना वो धातु से होता है ना, फिर वायु प्रकोपित होता है, इसलिए वायु है ना। जी, वायु का प्रकोप होता है धातु क्षय से। यहाँ बता रहे हैं कि दृढ़बल ने कफ पित्त क्षय आम और उपसर्गज, ये 5 तृष्णाएं बताई हैं। कफ से, पित्त से, क्षय से, आम से, उपसर्गज। कफजा और आमजा में शतजा और वातजा आता है। भक्तजा जो है वातजा में आता है, भक्तावरण के से वायु का प्रकोप होता है। और पित्तजा में विदाह से पित्त कुपित होता है, ऐसा समझिए। सुश्रुतक मध्यजा तृष्णा भी बात पित्तजा में समझिए। मतलब शराब पीने के बाद भी बहुत प्यास लगती है, उसमें पित्त का प्रकोप हो जाता है, तो या वायु का प्रकोप हो जाता है, इसलिए ऐसा बोला है। इसको भी कंसिडर कीजिए। शतज और क्षयज किसने माने हैं? शत, मदन ने। हाँ, नहीं, हाँ इन्होंने जोड़ दिया है वो सब में, शतज और वातज। दृढ़बल हाँ क्या? जी, दृढ़बल कश्मीरी पंडित थे जिन्होंने चरक संहिता को संपुरित किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जला दिया था, तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने ऐड किया कोई कोई अध्याय। आगे हम पढ़ते हैं वातजा तृष्णा के लक्षण। तीसरा नंबर का श्लोक है। आप लोग ऐसा सोचिएगा आपके पास जब पेशेंट आएंगे तो, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं लेकिन अभी आप लोग को पेशेंट में देखना है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि क्षमास्यता मारु संभवायम तोदस तथा शंख शिरस्सु चापी स्त्रोतो निरोधो विरसम च वक्त्रम शिताभि रब्धिभिश्च विवृद्धि में थी। इसका मतलब ये है कि मुंह बार बार सूखता है। क्षमास्यता, क्षमास्यता, इसमें मुंह बार बार सूखता है, मुखमंडल कुम्हला जाता है। फिर बोल रहे हैं कि दोनों कान की पट्टियों में और सिर में तोद होता है, तोदस तथा शंकर शिरस्सु चापी, मतलब यहाँ पूरा टेम्पोरल एरिया में और सिर में सुई चुभोने की तरफ पेन होता है। वायु के कारण जलवायु स्रोत रुक जाते हैं। स्त्रोतो निरोधो विरसम च वक्त्रम, मुख का स्वाद विरस हो जाता है, बेस्वाद हो जाता है, रसहीन हो जाता है। प्यास लगने पर जब मनुष्य शीतल जल पीता है तो उसे प्यास और बढ़ जाती है और वातज तृष्णा से पीड़ित मनुष्य को नींद भी नहीं आती है, इतना मतलब तकलीफ हो जाती है। और चरकाचार्य जी ने निद्रानाश, सिर में चक्कर आना, गले तालु का सूखना, ये लक्षण बताए हैं। और टीकाकार बोलते हैं कि वातजा महा शामास्य इत्यादि शामास्यता शुष्क दीन मुखत्वम। शामास्यता उसे कहते हैं जब मुखमंडल कुम्हला जाए, रूखा सूखा प्रतीत हो, चेहरा एकदम म्लान हो जाता है, जैसे सूख गया, ड्राई हो गया। फिर बोल रहे हैं स्त्रोतो निरोध इति रसाम्बु वाहिनी धमनी निरोधः शीताभिरद्भिरित्यनेन वायो शीतस्य शीताम्बुना वृद्धिरित्यशोपनिष निदर्शनम चकारा चरको निद्रानाशस्य ग्रहणम यदा चरकः निद्रानाशः शेषो भ्रमस्तथा शुष्क गल तालु इति। इसका मतलब यह है कि वायु भी शीतल होता है, जल भी शीतल होता है, अतः शीतल जल पीने से वायु का प्रकोप और हो जाता है, स्त्रोतो मार्ग विष्टम्भ टाइप हो जाता है। इस प्रकार वायु का प्रकोप होने से तृष्णा भी बढ़ती है। शीतल जल के निर्देश से अनुचय की ओर संकेत किया गया है। और चरकाचार्य जी ने निद्रानाश भी ग्रहण किया है। चरक संहिता में लिखा है कि निद्रानाश शिरोभ्रम, सिर में चक्कर आने लगते हैं, गल तालु में शोष होता है, इत्यादि सिम्टम्स बताए हैं। अभी आप लोग बताइए, वायु वाले आप लोगों ने देखे हैं क्या कि ठंडा पानी पीने से और प्यास लगती है? लोग फ्रिज का पानी पीते हैं कि प्यास बुझेगी, लेकिन और प्यास लगती है। हाँ सर, दिखता है सर ऐसे। सर जैसे हम शादी ब्याह में आइसक्रीम वगैरह खाते हैं ना और आते हैं, वो तो गरिष्ठ भोजन होता ही है, फिर आने के बाद आइसक्रीम खाने के बाद भी ऐसा लगता है सर, बहुत ज्यादा पानी पीने की इच्छा होती है सर। जी सर कमल मैम तो ना आइसक्रीम को उसमें कॉफी में डाल के पीती है। अच्छा, कमल मैम ऐसे पीते हैं? वो पवन जी को भी पता है ये बात।
कमल मैम आप हैं क्या? मैम चली गई। ये चाय कॉफी के वक्त में भी पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन उस वक्त में भी जो लोग पीते हैं ना बहुत गर्म चाय या कुछ भी, तो वो मैम आज पहले भी पानी पी। कमल मैम आपको पवन जी बुला रहे हैं। हेलो। हाँ, मैम आप चाय में कॉफी और चाय में नहीं, कॉफी में आइसक्रीम और आइसक्रीम में वो कोल्ड ड्रिंक में भी आइसक्रीम। ऐसे पीती है कमल जी? ऐसा कुछ नहीं, मैं तो नहीं पीती क्योंकि मैं चाय ही नहीं पीती। पवन जी को कैसे मालूम है आपके बारे में? क्या लग रही है, शादी में गई थी, आइसक्रीम में वो डाल के पी लिया, कोल्ड नहीं ड्रिंक में। सर, नहीं ऐसा नहीं कुछ। शादी भी में जाती हूँ लेकिन आइसक्रीम तो मैं नहीं खाती और चाय भी नहीं पीती। ठीक है, आप लोग आज से वातजा तृष्णा के सिम्टम्स देखे हैं तो बताइए। देखिए सर ऐसे, लेकिन उसको वातज तृष्णा बोलते हैं ऐसे नहीं। हम मॉडर्न के व्यू से जब पेशेंट का लूज मोशन वगैरह होता है तो डिहाइड्रेशन रहता है ऐसे देखा था, लेकिन अभी इस तरह से देखूंगी सर पेशेंट को। और स्पेसिफिक इसमें जब रसव स्रोतस का अवरोध होता है ये मुझे अभी ज्यादा पता चला सर, क्योंकि सिर्फ इतना ही डिहाइड्रेशन वह भी उसका है, पानी उदक वह भी है, दोनों है। हाँ उदक वह भी है। तो ये इस तरह से पहचान करने का अभी थोड़ा सा आइडिया है सर। बहुत अच्छा माधव निदान पढ़ने का फायदा हुआ हमें सर। ठीक है सर, थैंक यू जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज, नहीं तो हम लोग पित्तज तृष्णा देखते हैं। पित्त का प्रकोप होने की वजह से क्या हो रहा है इसमें बता रहे हैं। पित्तज तृष्णा के लक्षण: मूर्छान्न विद्वेष विलाप दाहा, रक्ते क्षणत्वं प्रततश्च शोषः, शीताभिनंदा मुखातिक्तता च, पित्तात्मिकायं परिदूयनम च। अब इसमें सारे पित्त बढ़ा हुआ है, हाइपर एसिडिटी जैसा सिम्टम्स है। और इसमें क्या हो रहा है कि मूर्छा आ रही है, अरुचि हो रहा है, फिर अन्न विद्वेष हो रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं कि भूखी मर जाती है, अन्न से घृणा हो जाती है, लोग ही प्रलाप करते हैं, वो बड़बड़ इररिलेवेंट टॉकिंग करेगा। फिर शरीर में दाह होता है, बर्निंग बहुत ज्यादा होता है। फिर प्यास बहुत ज्यादा लगती है, रक्ते क्षणात्वम, आंखें जो रहती है वो रेड हो जाती है, दाह होता है बहुत ज्यादा, बर्निंग सेंसेशन होता है। प्रततश्च शोषः, शरीर सूख जाता है बहुत ज्यादा। फिर नेत्र लाल हो जाते हैं, मुंह ही नहीं अन्न स्थल तक सूखता हुआ प्रतीत होता है। तीव्र और गहरी प्यास लगती है तथा पीड़ित मनुष्य को शीतल पदार्थों के सेवन से सुख प्रतीत होता है। मतलब पित्त बढ़ा हुआ है, इतना बर्निंग हो रहा है, तो थोड़ा ठंडा पानी पिएगा तो उसको ठीक लगेगा, आइसक्रीम खाएगा तो उसको अच्छा लगेगा। पित्त के कारण मुख का स्वाद है वो कड़वा हो जाता है बहुत ज्यादा। मुक्त तिक्त का शीताभिनंदा, मतलब ठंडे चीज की उसकी इच्छा हो रही है, ठंडा पीने से उसको ठीक लग रहा है। फिर बोल रहे हैं, और ये सिम्टम्स आप लोगों को देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप लोग देखिए। उसी तरह से रोगी बाहर अंदर से तपा तपा सा रहता है, मतलब जैसे जल रहा है। कुछ काल के बाद उसका मल मूत्र और नेत्र का वर्ण में पीला पड़ जाता है। और फिर बोल रहे हैं कि रोग की नवीनावस्था में रक्त का साहचर्य होने पर ऐसा संभव होता है। जब पित्त रक्त में अपने पित्तांश छोड़ता है तो मल मूत्र नेत्रादिकों में भी स्वभावतः पीलापन आ जाता है। टीकाकार बोलते हैं कि पित्तजा महामूर्छित्यादिना विलापो अत्र प्रलापः। इसका मतलब है कि इंसान अनशन बकता रहता है, असंबंध भाषण करता है। मूर्छित इत्यादि के बाद बताएं विलाप दाह, दाह होता है बहुत ज्यादा। फिर बोल रहे परिदूयनम उपतापः, परिदूपनम धूपनम च इति पाठान्ते अंतःशोभनम दुर्निर्गम इव वा चकारत पित्त विण मूत्र नेत्रत्वादयो ग्रहया। इसका मतलब यह है कि इसमें शोष का संबंध केवल मुख तालु तक ना होकर आमाशय तक फैला हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं कि महती तृष्णा है रहता है। शीताभिनंदा का मतलब है कि मनुष्य को शीतल पदार्थों से शक्ति मिलती है, उसे शीतल पदार्थों की इच्छा होती है। फिर बोल रहे हैं कि परिदूयनम उपताप, सारा शरीर संतप्त रहता है, शरीर के अंतस्थल में अग्निदाह के समान क्षोभ होता है, श्वास द्वारा मानो धुआं सा निकलता है, अंदर से जलता हुआ श्वास निकलता है। मल मूत्र नेत्रादिकों की पित्तता का ग्रहण करना चाहिए, जो ये परिदोयनम ऐसा जो बोला है। फिर बोल रहे हैं कि मूल श्लोक में चकार का प्रयोग होने से मल मूत्र नेत्रों में पित्त वर्ण समझना चाहिए। परिदोयनम च के स्थान पर परिधूपनम पाठ भी मिलता है, जैसे धुआं निकलने जैसा, अंतरदाह, बर्निंग बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा सिम्टम्स आ जाता है। आप लोग बताइए ऐसे
पेशेंट देखे हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी बताइए। सर मैंने पित्त एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट के रूप में तो हाँ। देखा है बहुत सारा ऐसा। सर आप पित्त ज्वर में भी ऐसे दिखते हैं, मुख में कड़वापन और प्यास की भी बहुत इच्छा होती है पेशेंट को, और थोड़ा सा जो वृद्ध लोग रहते हैं वो बड़बड़ा भी जाते हैं, कुछ भी बड़बड़ते हैं। तो ये सर पित्त ज्वर के भी लक्षण बहुत से ये तृष्णा में भी आते हैं ना सर? जी हाँ, ठीक है सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है पित्त वाले सिम्टम्स जिन्होंने भी देखे हैं, बताइए कृपया। सर सर जो जब आप आप बोलिए बोलिए, बोलिए आप बोलिए मैम। मैं मेरा तो एक्सपीरियंस रहता है वो, क्योंकि हम बहुत ज्यादा धूप में खेलते हैं, लेकिन उस वक्त की जो तृष्णा रहती है ना, वो ठंडा पानी या जैसे सर बता रहे वैसे ऐसे स्पेसिफिकली तो नहीं है किया, लेकिन हाँ वो पानी पीने के बाद में भी नहीं जाती है। और दूसरा चीज ये कि हम 40-45 डिग्री में लिटरली ऐसी कंडीशन में काम, जब फील्ड वर्क रहता है या कभी खेती वगैरह में काम रहता है, उस वक्त में ये बहुत अनुभव होता है। जिन लोगों को स्ट्रोक का वगैरह तकलीफ होता है तो वो ये बताते हैं कि मतलब वो आया एकदम से पानी पिया और उसके बाद में चक्कर आके गिरा। तो उस वक्त में शायद यही तृष्णा, पित्त तृष्णा ही होती होगी वो। यूजुअली सर जब पित्त तृष्णा है तो ऐसे बोला जाता है कि ठंडे पानी से वो शांत होती है, लेकिन प्यास बुझना, जैसे बोलते हैं, तृष्णा रुकने की जो कंडीशन है ना, वो सर थोड़ा गुनगुना पानी देने के बाद में तृष्णा रुकती है। बट आप जैसे सिखा रहे सर वैसे नहीं, मतलब ऑब्जर्व नहीं किया या फिर वैसे सजेशन नहीं दिया, लेकिन ऐसे बोला जाता है कि भाई एकदम आने के बाद में पहले मिश्री रखो फिर पानी पियो तो तृष्णा बुझती है। इसलिए वो शायद पहले के पित्त। जमाने में लोग जब जाते थे ना किसी के घर तो हाँ लोग गुड़ और पानी पिलाते थे। हाँ हाँ, वो ही पित्त तृष्णा ही होगी ना सर वो, कि भाई उसके बाद में चक्कर नहीं आते। नहीं तो यूजुअली यूजुअली हमारा होता है सर खेल में कि चक्कर आते हैं या खेलते हैं तो उस वक्त में पानी पिलाया या जाता है। लोग बट बतासे एक्चुअली पिलाते थे, बतासे और पानी पिलाते थे गांव में पहले के जमाने मिश्री, हाँ वही वही में। सर। मिश्री या बतासे खिलाते थे पहले। हाँ सर जो लोग पिकनिक पे जाते हैं उन लोगों को तो ये होता ही है ना, ज्यादा स्पाइसी वगैरह ज्यादा खाते हैं, छोले खा लिए, समोसे खा लिए, कचौरी खा ली, बड़ा पाव खा लिया जी और ये गोलगप्पे वगैरह खा और लिए। लोग क्या करते हैं मालूम है, गोवा वगैरह गए ना तो वहां दारू भी पीते हैं और फिर समोसे वगैरह खा के फिर स्विमिंग भी करते हैं वहां पे सी बीच पे। तो उसके बाद तो उनको इतना उल्टी होती है बहुत ज्यादा, ये सब मूर्छा, अन्न विद्वेष, ये सारे सिम्टम्स आते हैं जो गोवा में जाते हैं। आप देखिएगा कभी भी वहां से जाके आने वाले पेशेंट। चल अल्कोहल वाले पेशेंट भी तो ऐसे ही होते हैं, वो अल्कोहल वाले पेशेंट ज्यादा एक्सेसिव कंजम्पशन कर लिया तो उसको भी ऐसे ही फिर मुंह सूखता रहता है, फिर वो वोमिट एक्सोब होता है, उसमें पित्त भी ज्यादा बढ़ता है। जी और जो लोग रात्रि जागरण करते हैं, पार्टीज करते हैं और बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं, स्पाइसी खा के और फिर अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको ये सारे पित्त तृष्णा बहुत दिखता है। जी कंचन मैम आप कुछ बोल रही थी। सर जो आचार्य लोग रहते हैं ना, कुक, बहुत देर तक वो गैस के पास खड़े रह के काम करना है या फिर बैठ के काम करना है, उन लोगों में भी बहुत रहता है सर। और गांव साइड में तो जैसे अभी बहुत धूप रहती है ना, तो घर में तो शरबत बने ही रहते हैं सबके, जैसे नींबू शरबत है या फिर खस है, गुलाब है। यहाँ वहां पे तो धूप में एक थोड़ा चक्कर लगा के आने के बाद भी वो एक जो अंदर से जलन है, आंखों में जलन, हाथों पैरों में जलन, मतलब वहां पे बैठने के, घर में तो मतलब हर एक चीज ऐसे गर्म लगती है सर। अगर प्लास्टिक की चेयर हो ना, तो वहां उसको हाथ लगाएंगे आप तो ऐसा लगता है कि कितना गर्म है, तो उन लोगों को उसमें ही बैठना है। तो ये वहां पे पित्त तृष्णा बहुत दिखती है सर, मतलब बार बार पानी पीने की इच्छा भी होती रहती है। मतलब उनको लगता है कि हाथों पैरों में जलन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, पूरे पेट में ऐसे जल रहा है, तो बस कुछ तो भी ठंडा खा ले लें। तो नींबू शरबत तो बनता ही रहता था मेरे घर में, तो मुझे अभी भी याद है 3-4 टाइप के शरबत बने ही रहते थे, अभी भी वैसे ही है सर। और बहुत ज्यादा हीट रहती है। खामगांव ये जो सिटी है ना, वो बहुत ही, मतलब जैसे खामगांव, नागपुर और अकोला बहुत गर्म सिटी है सर, तो वहां पे तो मुझे बहुत अनुभव है, मतलब ये चीज होती है सर। जी जिस जी और किसी को कुछ बताना है बताइए। गोरक्ष चित्र जी आपने हैंड रेज किया है। हाँ प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। हाँ सर, अभी
मेरा एक अनुभव है, मैंने 8-10 दिन पहले मेरे माताजी को ऐसा ही हुआ था। आप थोड़ा माइक के पास बोलिए। हाँ सर, 8-10 दिन पहले क्या हुआ था, मेरे माताजी ने पहले दिन बूंदी और करवंद खाई थी, जी और उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन चावल खाने का किया। शाम को उनको ज्वर आ गया और उन्होंने किसी को बताया नहीं, और फिर उठी तो उनको इतनी तकलीफ हो गई, वो पित्त बढ़ गया, सिर्फ पानी 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 मांग रही थी। और 8-9 बजे आपने जैसे अभी बता रहे ना, ऐसे ही हुआ, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और कुछ भी ऐसे बताने लगी, कुछ भी कहने लगी। और आपने जो ये सब बताया, यही सब उनके साथ हुआ था। मैं ऐसे कंफ्यूज हो गया था, क्या करे क्या करे क्या करे। तो मैंने दूध पिलाया और पास के हॉस्पिटल में लेकर गया। वहां पर कुछ भी इलाज नहीं हुआ, वो एलोपैथिक इंजेक्शन वगैरह लगाए, लेकिन जब घर पे लेकर आया ना, तो फिर शाम को नमक का पानी देकर वमन कराया, तब जाके वो ठीक हो गई। जी हाँ सर बोलिए। ये सर, ये डॉक्टर साहब कौन से गोरक्ष चितले? आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं से सर, पाथरडी। कहाँ से? अहमदनगर पाथरडी। अहमदनगर पाथर्डी करके जगह है, वहां से बोल रहे हैं? सर मेरा गांव है सर, ये पाथरडी। आप वहां की हैं? हमारा ससुराल मढ़ी का है सर। आप कभी बोलते हैं दिल्ली की हैं, कभी बोलते हैं अरे सर, पाकिस्तान की हैं। ससुराल तो बाद में आता है आप ना बहुत सर। सारा जगह आपका कंफ्यूजन, आप बोलते हैं कि आप तो दिल्ली की हैं, दिल्ली से पढ़ी हैं, ऐसे कुछ कुछ बोलती हैं। सर ये पहली बार पाथरडी से कोई जुड़े हैं, इसलिए मुझे आश्चर्य। दिल्ली से मेरा एजुकेशन है सर, मैं बचपन से वहीं 10th तक वहीं पे थी, बाद में मैं यहाँ पे आ गई। सर ये जो अभी इन्होंने बताया तृष्णा किस टाइप का हुआ सर? आमच? जी आमच तृष्णा, क्योंकि वो वमन के बाद में ठीक हुआ। हाँ, कफज हो गया, कफज आमज ही लग रहा है मुझे, क्योंकि मतलब त्रिदोषात्मक भी हो सके, वो प्रलाप भी कर रही थी ना। जी सर प्रलाप तो इतना हो रहा था कि बस सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। जी ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। जो सद्यो गर्भा के लक्षण होते हैं उसमें बताए श्रमो पिपासा, ऐसे जो बताए ना, पहला शब्द श्रम लगता है, जो तुरंत ही प्रेग्नेंट हुए, सद्यो गर्भा के लक्षण सुश्रुताचार्य जी ने बताया। तो उनको प्यास बहुत लगती है, बहुत ज्यादा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उल्टी भी आती है और प्यास बहुत लगती है। और किसी को कुछ बताने तो बताइए, नहीं तो कफजा पढ़ते हैं। हेलो सर, जी बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को। मुझे खुद को ऐसा होता है, बहुत प्यास लगती है और ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है। मैं पित्त प्रकृति की हूँ, एक 4-5 महीने में एक बार तो उल्टी हो जाती है, ये खुद मुझे ही होता है। लेकिन भ्रम वगैरह नहीं रहता, कुछ कब को उल्टी होते समय कभी कभी आ जाता है भ्रम, लेकिन होता है प्यास। जी सर मैम का केस टेकिंग करो अभी। हाँ चलिए, स्मिता मैम आपका केस टेकिंग पवन जी करेंगे। आप करो सर, आप पेन का हेतु हेतु वगैरह आप देखो। स्मिता मैम आपका प्रकृति क्या है वो बताइए। मेरी पित्तवातज है सर। जी, और आप सर क्या? एज वेट सारा कुछ है, एज वेट हाइट प्रोफेशन सारा अपना आप खुद बताओ। 49 मेरा एज है अभी रनिंग। पूरा क्या और खाते हैं, दिनचर्या वगैरह सारा कुछ सेलिब्रेट करके बताओ। क्या बोले सर? जैसे केस में सर मैम जैसे बताते हैं ना, एज वेट और वो ऑक्यूपेशन क्या है और पूरा दिनचर्या क्या है, क्या आपका रहता है कि खान पान वगैरह सारा, फिर उसमें से पता लगेगा सर। 49 एज है और सुबह 5:30-6 बजे उठती हूँ, चाय पी लेती हूँ, क्या आदत है, जाती नहीं है, और बहुत कम पीती हूँ लेकिन हाफ कप। और 9 बजे नाश्ता करके क्लिनिक जाती हूँ, 1:30 बजे खाना रहता है और फिर से 5 बजे क्लिनिक जाती हूँ
थोड़ा चाय आधा कप पी लेती हूँ और इवनिंग में 8:30 बजे तक आ जाती हूँ। उस टाइम खाना खा लेती हूँ और 10:30 से 11 बजे तक सोना रहता है। लेकिन मेरा ऑयली स्पाइसी खाए तो बहुत बार मुझे जलन और हेडेक हो जाता है। मैं जब 20 से 30 साल तक थी तो वो मुझे कहीं बाहर फंक्शन में खाया तो आके उल्टी हो जाती थी, इतना मुझे था पेट का तकलीफ। और कुछ बताऊं क्या? होगा कि आपको हेलो। विदग्धाजीर्ण होगा मैडम? हाँ आपको ऐसे बोलिए। भी हो सकता है कि आपका विदग्धाजीर्ण होगा। हो सकता है थोड़ा मतलब बहुत जो खाने में। पित्त है सिर्फ जलन होता है और सिर्फ पतला पित्त गिरता है कि अनाह भी रहता है, छाती में जलन भी रहता है, इंडाइजेशन भी रहता है, खट्टी डकार भी आती है, ऐसे भी होता होगा क्योंकि आप बहुत हाँ बचपन से ऐसे लिखे ना। हाँ, बचपन से ही एसिडिक हूँ। रहता है मुझे कभी कभी, गैसेस की प्रॉब्लम बहुत थी पिछले साल, तो मैंने अच्छा। पूरा अपना आयुर्वेदिक लेके वो बचपन हम्म। में कॉन्स्टिपेशन जैसा भी थोड़ा बहुत था। हाँ तो मैम आपकी शुरुआत वहां से हुई, वो वहां से बताइए आप। बचपन से मतलब आपकी डायरेक्ट एसिडिटी नहीं शुरू हुई होगी, पहले कॉन्स्टिपेशन या आपका कुछ रूटीन होगा या कुछ एलोपैथिक ड्रग्स ले, वैसे हिस्ट्री बताइए, मतलब कैसे संप्राप्ति घटित होते गई है वो पता चलेगी। आ, बचपन से मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन रहता था कॉन्स्टिपेशन मुझे याद है। लेकिन खाने का स्टाइल यही है, 2 बार चाय 2 बार खाना, बीच का खाना बहुत कम रहता है। लेकिन ऑयली स्पाइसी मुझे पहले से ही थोड़ा ज्यादा खाया, और हमारे यहाँ पूरन पोली वगैरह रहती है ना, तो उसके साथ फ्राइड भी रहता है ना वो तलन वगैरह, तो ज्यादा खाया तो मुझे याद है, मुझे बचपन से ही ऐसा रहा है। लेकिन मुझे कभी दवा नहीं चली। मुझे दवा डायरेक्ट मेरा 25 एज हुआ तो मुझे हाइपोथायराइड डिटेक्ट हुआ। पहले हाइपर था, 1 साल बाद मैं हाइपो में गई। वो मुझे रेडियो एक्टिव आयोडीन लेना पड़ा था, क्योंकि वो बोला था कि मुझे अभी बच्चा नहीं था, तो वो बोले थे कि हाइपर के बजाय हाइपो में गए तो आप इजी रहेगा। तो अभी 20 साल से मैं हाइपो में हूँ और 100 mg ले रही हूँ थायरोक्सिन। फिर से हिस्ट्री बताइए आपकी, जो भी आपने बताया वो। हाइपर की बजाय हाइपो में गए, क्या हुआ था एग्जैक्टली? 2000 में मुझे पहले एबॉर्शन हुआ 3 मंथ का। तो उस टाइम मेरी दाई आँख थोड़ा सा बड़ा दिख रही थी, हल्का सा। तो मुझे टैकिकार्डिया भी हो रहा था उस टाइम। मैंने बोला था, मेरे जो डॉक्टर थे हमारे फैमिली डॉक्टर, तो उन्होंने ऐसे ही निग्लेक्ट कर दिया था। लेकिन बाद में मैं यहाँ पूना में आई थी, वो बुद्रानी हॉस्पिटल है ना, वहाँ मेरी मम्मी को कुछ हुआ था। तो साथ में जो डॉक्टर थे वो बोले थे कि आपको शायद थायराइड हो सकता है, आप करा लो इन्वेस्टिगेशन। तब मुझे हाइपर हुआ, हाइपर डिटेक्ट हुआ था उस टाइम। T3 शायद T4 मैं TSH कितना था अंदाजे से, एक रफली अगर आपको आइडिया है हाइपर है तो? 1000 कुछ था। नहीं मुझे इतना पक्का नहीं याद आ रहा है, लेकिन देख के बताना पड़ेगा, क्योंकि अब रिपोर्ट्स में उसमें देखना पड़ेगा। T3 लेवल बढ़ेगा ना उसमें हाइपर में। सर हाँ, ये 1000 मतलब बहुत ज्यादा लेवल हुआ ना सर, ये उसका T3 और इतना रीजंस है। इतना नहीं देखने को 1000 नहीं मैडम, 135 या ऐसा कुछ था, मुझे इतना भी याद नहीं आ रहा है 2000 का। फिर क्या लेकिन हुआ मैं था मैम? हाइपर में गई थी। हाइपर हम्म। से वो उन्होंने तब मुझे बच्चा कोई नहीं था इशू, तो उन्होंने मुझे रेडियो एक्टिव सजेस्ट किया। मुझे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया था उस टाइम। तो अपने एक रेडियो आपने क्या लिया था फिर उस वक्त में? उन्होंने पहले वो कुछ कैपरबोलिन कुछ तो है ना, वो हाइपरथायराइड के हम्म। लिए चलता है। वो कितना दिन लिया? एक ही महीना हम्म। लिया, लेकिन उन्होंने मुझे रेडियो एक्टिव सजेस्ट किया था आयोडीन, कि आप इससे के बजाय ये लो, यानी कि आपको चांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हाइपो में रहेगी। और मुझे हॉट नोडुल था लेफ्ट अच्छा। साइड थायराइड के विंग में, उस हाँ। यूएसजी थायराइड की थी, तो हॉट नोडुल था।
तो वो हॉट नोडुल जाएगा रेडियो एक्टिविटी से, ऐसे बोले थे उस टाइम। तो नोडुल की वजह से उन्होंने रेडियो एक्टिव सजेस्ट किया कि आप टैबलेट की बजाय वो रेडियो एक्टिव आयोडीन लेने का। तो उसके बाद पूरा 1 साल उन्होंने मुझे अवॉइड किया था कि चांस ना ले। बाद में मैं 6 महीने के बाद 3 महीने के बाद मैं हाइपो में जाने लगी, वो सेल डेड होते हैं ना, तो फिर मुझे हाइपो वाली ट्रीटमेंट चालू हो गई। तब से 2000 दिसंबर से मैं 100 mg या थोड़ा फ्लक्चुएट रही, 75 100, उससे ज्यादा बढ़ा नहीं कभी, लेकिन 75 से नीचे भी नहीं गई कभी। मैम एक्चुअली हॉट नोडुल नॉन कैंसरस रहता है, आपको आइसोटोप हाँ, क्यों सजेस्ट किया था, दैट इज आल्सो थिंक, क्योंकि यूजुअली एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन जो है थायराइड हार्मोन, इसकी वजह से हॉट नोडुल ये रहते हैं। और जो कोल्ड नोडुल है वो यूजुअली कैंसरस रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने शायद प्रिकॉशनरी इसमें आपको जो ये दिया है, उसके बाद में आपके जो हार्मोनल चेंजेस आए, तब आप ये वाली प्रकृति की हुई होंगी जो आप अभी प्रॉब्लम्स बता रही है। नहीं मुझे याद है, बचपन से ही मेरा ऐसा रहा है, पीत बाद में होता है, बेबी कब कंसीव जलन। किया आपने? 1 साल बाद, 2002 का है मेरा बच्चा। पूरा 1 साल अवॉइड की बोले थे और बाद में चांस लेने को बोले थे। 2002 का है मेरा बच्चा। नॉर्मल डिलीवरी है आपकी? नहीं, प्लान सीजर है मेरा। हाइट सिपिर था मेरा, सेफालोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, हाइट कम है मेरी, 4'10". हम्म, हम्म। तो एक उस ही वजह से, डिलीवरी और हुई है? कॉर्डा डाउन नेक था उसका, और वेट अच्छा था उसका, 3.25 किलो। तो वो प्लान ही किया था, ये दोनों वजह से है मुझे। और अभी कम आया है, पहले से बेटर है। मैं वमन कराती हूँ, विरेचन ले लेती हूँ, तो ये मैं सेट हूँ अभी। इतना तकलीफ नहीं है जैसे मुझे बचपन से याद है, बहुत लेकिन सर दर्द होता एल्ट्रोक्सिन ले है। रहे हैं ना आप? अभी भी हाँ, एल्ट्रोक्सिन ले एल्ट्रोक्सिन रहे हैं? ले रहे। हाँ, मैं एल्ट्रोक्सिन थोड़ा 75 पे गई थी, लेकिन अभी मेनोपॉज में हूँ, तो थोड़ा फिर से बढ़ा है, शायद वो फ्लक्चुएट रहा होगा, तो फिर से थोड़ा 100 और पे बस्ती गई हूँ। और से लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। बस्ती और सर वो मिल्क आपका फॉर्मूला जो है ना सर थायराइड का, बड़ा पुनर्नवा प्लांडो वाला, वो हाँ वाला दो। हाँ हाँ वो वाला फॉर्मूला सर। चलो, वो भी ट्राई करती ले लेती हूँ, लेकिन मैं लेती हूँ बस्ती वमन, जो जब बोला है ना कि वसंत ऋतु में वमन, पंचकर्म कराती हूँ, इसलिए बहुत सेट रहती हूँ। मैम स्ट्रेसफुल रहा है ऐस- क्या आपका यंगस्टर एज? थोड़ा हाँ, बहुत स्ट्रेसफुल स्ट्रेसफुल रहा। ऐसा कोई रहा है घर ना? में कोई नहीं है, नहीं लेकिन बहुत गया है, मैडम, आपकी बीच के पूरी 50। एल्ट्रोक्सिन बंद करके आप अपना ये विशुद्धिकरण करने के बाद में प्रॉपर नस्य मनों पे कोई अच्छा ग्रोथ, और आप बस्ती लीजिए, क्योंकि अभी आप मेनोपॉजल फेज में फिर से एक हार्मोनल चेंज ग्रैंड आएगा आपकी इसमें। और जब जब आपके हार्मोन, जैसे आपने एबॉर्शन की हिस्ट्री बताई, तो उस वक्त में जो बॉडी हार्मोन एंड जो आपका हार्मोनल एक्सेस रहता है विच वाज कनेक्टेड टू योर थायराइड हार्मोन, वहां डिस्टर्बेंस हुआ। उसके बाद में आज तक आपको लग रहा है आप अल्ट्रोक्सिन से कंट्रोल कर रहे हैं, बट शायद आपने स्ट्रेस कम कर दिया होगा, आपने कुछ ख्याल रखा होगा। अल्ट्रोक्सिन डजंट प्ले एनी रोल, बट यू विल फेस लॉट ऑफ अदर थिंग्स, क्योंकि मैं विदाउट अल्ट्रोक्सिन कंट्रोल पे हूँ थायराइड। मेरा भी 200 वगैरह था, हाइपो में थी मैं, बट इट वाज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड। और बहुत ड्राइनेस, बहुत ज्यादा प्यास, बहुत ज्यादा पानी, मतलब शायद मेरे ओवरवेट का कारण भी पानी हो सकता है, इतना पानी मुझे लगता है। अगर मैं मुझे कहीं पे वही भी भी जाऊँ तो लगता मेरे है, ड्राइनेस। इनसिक्योरिटी होती है मैडम। हाँ, मैं बाहर गांव निकलती हूँ तो पर्सनल मेरा पानी का क्रेट रहता है, क्योंकि मैं बाहर से पानी नहीं पीती, क्योंकि बहुत जल्दी ग्रहणी दृष्टि हो जाती है। तो ये मुझे मालूम है, ये सारी इनसिक्योरिटी पर्टिकुलरली जिसका ये रहता है थायराइड ग्लैंड रिलेटेड जो फंक्शनिंग है। आप एल्ट्रोक्सिन बंद कर सकते हैं, पहले तो ये फेथ रखिए, और दूसरा आप मनोबल पे काम कीजिए। आप बहुत अच्छा, आपका जो आगे का टाइमिंग है वो बहुत अच्छा बिताएंगे, और प्रॉपर फॉर्मूला, और मुझे मतलब 2004 से अभी तक कोई ऐसा नहीं रहा, मेरा वेट प्रॉपर 55 तक ही रहा। अभी ये मेनोपॉज में जब गई तो ही 5 kg बढ़ा है, और ये कोरोना की वजह से बाहर ज्यादा नहीं, और मेरा बैठ कर ही काम चलने लगा, इसलिए थोड़ा शायद ये फ्लक्चुएट आ रहा है इस साल। डॉक्टर साहब नहीं आप तो एक्सरसाइज। मेरा नशे पे भी काम करें, मनोवैश्य रोहतस पे भी काम करें।
हाँ वो तो है, थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। और पिछले साल मेरे मई में शोल्डर पेन बहुत हुआ। तो मैंने वो नस्य वाला सर का, जो पाठक सर बताते हैं, और थोड़ा मेनोपॉज भी काम कर दिया था, वो पूरा बस्ती ले लिया, वो अच्छा हो गया मेरा शोल्डर पेन। और मैंने अग्नि कर्म भी करवाया था। मेरे यहाँ एक आते हैं, बीएमएससी है वो मैडम भी, उन्होंने मुझे अग्निकर्म करा दिया, तो वो शोल्डर पेन का मेरा रह गया। लेकिन रहता है मुझे वात प्रकोप, पित्त प्रकोप रहता है, फ्लक्चुएट रहता है बार बार। मैं ट्राई करती हूँ ये सर का और नहीं ट्राई आपने किया। बाद की सोनोग्राफी कैसे रही आपकी? हॉट नोडुल जो व्हाइट पैचेस वगैरह दिखते हैं वो दिखते हैं उन्होंने कैसे? कभी रिकमेंड किया नहीं, मैंने भी नहीं, नहीं कभी आप करिए ना करवाई मैम, है बात। आप करिए एक बार, क्योंकि स्क्रीन करके प्रॉपरली करेंगे और फिर ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो पॉजिटिवली आप क्या मुझे खुद को एक रूल आउट। क्वेश्चन रहता है कि वो रेडियो एक्टिव आयोडीन से वो सेल डैमेज हुआ हो तो वो मेरा पूरा बंद होगा क्या वो? इसलिए मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया। मुझे लग रहा है कि वो रेडियो एक्टिव से जले हो गए सेल्स, तो फिर से वो कैसे करेंगे, क्योंकि 75 से नीचे कभी नहीं मैं आई हूँ। आपने कितनी ईयरली काउंटर चेक रखा है? हाँ रहता है मेरा, साल में एक बार तो मैं करा लेती हूँ रूटीन चेकअप्स। 40 के बाद मैंने बराबर साल में एक बार चेकअप करवा लेती हूँ सब। मैं B12 थोड़ा डिफिशिएंट रहती हूँ, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, कभी नॉन वेज नहीं खाया है। मैडम आजकल तो इसलिए नॉन वेजिटेरियन वालों का भी B12 आता है, एब्जॉर्प्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। लेकिन आप हाँ कांचना और गोक्षुरादि और उसके साथ में, क्योंकि आपका ये सारा चीज है, तो अस्थि पोषक जरूर ये रखिएगा, प्रॉपर स्क्रीन करा के हाँ वो फिर लेती ट्रीटमेंट हूँ। थोड़ा करिएगा। रहा मेरा वो मेनोपॉज के बाद थोड़ा फटीग हाँ, ही, बॉडी पेन रहता था, तो वो अस्थि पोषक जैसा लेके अस्थि पोषक नहीं लिया, लेकिन उसके समांतर जो ही मेडिसिन रहता है वो लेके मुझे अच्छा रिजल्ट आया है। ब्राह्मी या सारस्वती या कुछ ऐसे प्रॉपरली रख के और फिर आप ये करिएगा मैम। आप अच्छी वो तरह से कभी बहुत नहीं लिया, बैलेंस ब्राह्मी सारस्वत ना ना अरिष्ट लीजिए वगैरह। मैम, क्योंकि आपका इवन मुझे कोई आसवारिष्ट नहीं चलता, बहुत जलन होती है कभी भी। मैंने ट्राई बहुत बार किया है। और एक बार जलन के लिए मैंने चंदनासोल ओद्रासोल लिया था, थोड़ा सा मेंसेस जाते समय थोड़ा हेवी हो रहा था, तो लेकिन मुझे कॉन्स्टिपेशन जैसा हुआ उस टाइम। शायद वो बहुत कषाय रस के होंगे ना वो चंदन, और वो आप रेगुलर थोड़ा इसमें बहुत। गंधर्वारी तक ही रखिए ना, गंधर्वारी तक ही रेगुलर इसमें रखिए, या फिर एरंड तेल कुछ बीच में, मतलब मृदु स्रंसन, मृद्वी का जो है उसका हाँ पानी पिया कीजिए। तो ये सारी चीज आपका जो चेंजेस हो रहा है, फ्लैशेस वगैरह, उसको कंट्रोल हाँ, रखेगा। ठीक है पर मैं मैम ट्राई करती हूँ। घृत भी तो बोलिए लो ना, सर। साढ़े मास्टर घृत लो आप। चलेगा, वो भी ट्राई करती हूँ, लेकिन मैं रेगुलर वाला घी घर का बना हुआ रेगुलर ले लेती हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं, 1-4 चम्मच जाता होगा दिन भर में, सुबह और शाम के खाने के साथ। ऐसे स्पेशली मैंने वो विरेचन के लिए, वमन के लिए जब लेती हूँ तब ले लेती हूँ पूरे साल में। लेकिन बाद में ऐसा स्पेशली डेली कभी नहीं ट्राई किया। वो सर का फॉर्मूला और दाढ़ी मादी घृत ट्राई करती हूँ। और भी कोई गायनी की डॉक्टर इसमें कुछ बोले? मैम कांचनार भी रखिए ना, आपका नोड्यूल है ना, कांचनार और गोक्षुर भी रखिए। रिटेंशन होते होंगे आपको, डिपेंडेंट पार्ट में शोथ होता होगा कभी कभी। हाँ, तो हाँ गोक्षुर और शोध अब पुनर्नवा। भी रह रहा है, लेकिन इतने पूरे पहले साल में कभी नहीं हुआ था शोध। शोध अभी 1 साल से, जो मैं नस्य और बोल रही हूँ मात्रा, कि हाँ नस्य और मात्रावस्थी का प्रॉपर डोज करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। और थायरोक्सिन का कोई रोल नहीं है सर, मैम विश्वास कीजिए। आप उसकी बजाय ये नहीं, मुझे फॉर्मूला वो रेगुलर था कि इसका। थोड़ा सा वो रेडियो एक्टिव की वजह से सेल्स जले होंगे तो कितना आता होगा, ऐसे मैंने नहीं मैम देखा, तो मैं ट्राई। 1 मंथ इसीलिए आपको स्क्रीन करना चाहिए। और प्लस एक्टिविटी के लिए आप जैसे T3 T4 TSH करते वैसे एंटी थायराइड करिएगा, जो एंटी थायराइड ये रहते हैं, तो फिर प्रॉपर आपका स्क्रीनिंग होगा। चलेगा, थैंक यू ठीक है, सभी हम को। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद। 5 मिनट के बाद मिलेंगे हम लोग, ठीक है। प्रणाम सभी लोगों को।